जल्दी से तैयार हो जाना, आज लड़के वालों ने देखने आना है। उसकी भाभी ने माथे पर बल डाले कहा था। यह सुनते ही कि उसे किसी लड़के वालों ने देखने आना है, पुलिस की हालत अजीब सी होने लगी थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। बडावी उस पर सवार होने लगी थी। उसने दोनों हाथ अपनी बेडशीट पर रख के बेडशीट को अपने हाथों से जकड़ा था। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उस पर आने वाली है। आंखों से आंसू जारी होने लगे। जल्दी से उसने अपना बाया पहना, तेजी से जीना उतर के नीचे आई, जहां उसकी भाभी फ्रिज में से चिकन निकाल रही थी। क्या मुसीबत है, पता नहीं इसका कब रिश्ता तय होगा और कब हमारी जान काट गए। मेहमानों के आगे टेबल सजा सजा के मेरे तो शौहर की और मेरी कमर टूट के रह गई है। आबिदा मुंह ही मुंह में बबाएं थी। उन सब सुन चुकी थी। लग रहा था कि आंसुओं को जब्त करते करते गले में कई गिरें पड़ चुकी हैं। भाभी मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, उसने किचन के दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। हम बहन जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वक्त पे घर आ जाना। मैं हूं ना तुम्हारी मुलम्मत तुम्हारे आने वाले रिश्तों के सामने टेबल सजाने के लिए। तुम जाओ, शाबाश, मौज मारो। आपदा का वही जला कटा जवाब था। भाभी रहने भी दी, क्या जरूरत है इतना कुछ करने की, खाली जूस के गिलास रख दीजिएगा। वैसे भी उन्होंने देख के नुक्स निकाल के ही जाना है। मैं तो भाई को कई बार कह चुकी हूँ कि मेरी फिक्र ना किया करें, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। 19 की बात सुन के आपदा कहने लगी, रहने भी दो बहन, एक तो तुम्हारा छोटा कद, ऊपर से बढ़ती उम्र, लोगों के सामने टेबल ना साम तो 10 मिनट भी बैठने की जहमत नहीं करेंगे। अरे कई लोग तो देखने तुम्हें आते हैं, पसंद मुझे कर जाते हैं। देखो, लड़के वालों के सामने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो लड़के वालों को देख के तुम पर घबराहट का दौरा पड़ता है, वो लोग समझेंगे शायद तुम्हें कोई बीमारी है या पता नहीं मैं तुम पर कौन से जुल्म सितम करती हूँ। आपदा की बातों के नाश्ता हमेशा 19 के दिल पर लगते थे। वो बेबस थी, वलिदैन हयात नहीं थे, भाई के साथ रहती थी। घर इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन लोगों को खूबियों कम और नुक्स ज्यादा नजर आते हैं। वह जल्दी से घर से बाहर निकली, पैदल चलते हुए बहते आंसुओं को भी साफ कर रही थी। जानती थी कि जो भी आएंगे उससे 10 सवाल पूछेंगे और बाद में इनकार करके चले जाएंगे। यह पिछले काया सालों से हो रहा था, और अब तो रिश्ते के नाम पर उस पे से अजीब सी कैपायटा आने लगती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। लड़के वालों के सामने जब वह बैठती थी तो टिश्यू से पसीने साफ करने लगती थी। हालांकि एमबीए कर रखा था, लेकिन उसका सारा एतमाद बिल्कुल जीरो हो चुका था और इसकी वजह थी लोगों की नुक्ताचीनी की आदत। ना किसी को उसकी तालीम नजर आती थी, ना उसकी सलीकसाई सबको नजर आता था। तो उसका 5 फुट 2 इंच कद लंबी हील की सैंडल पहने हुए तेज तेज कदमों से होम ट्यूशन वह पढ़ाने जा रही थी। इस बार तो ट्यूशन के दौरान भी उसका दिमाग इधर उधर ही भटकता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, 19 के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वापस घर पहुंची तो आपदा काफी कुछ तैयार कर चुकी थी। शामी कबाब थे, नागिन्स थे, पास्ता था। जैसे ही 19 को देखा तो कहने लगी, जरा बावर्ची खाने में भी आने की जहमत कर लिया करो, देखने तुम्हें आना है, शामत मेरी आई हुई है। अरे मेरे भी बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से और एक उधम मिका के रख देंगे। 19 ने बिखरा हुआ किचन समेटना शुरू किया। तभी आपदा अपने कमरे में चली गई। वह भी साका में भरे बर्तन ही धो रही थी जब उसका भाई एजाज अंदर दाखिल हुआ। हाथों में फल के शॉप पकड़े हुए थे। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाकिकाओं के स्लैब पे फलों के शॉपर रखते हुए एजाज ने 19 से कहा। कुछ नहीं भाई, बर्तन धो रही थी। ओहो छोड़ो बर्तन, जाके तैयार हो, लड़के वाले पहुंचने वाले होंगे। और हुलिया देखा है तुमने अपना? मैंने कहा भी था अब्द से कि तुमसे कहे चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लो। अरे यह लड़कियां क्या अल्लाह बल्ला करती हैं, पाइस क्लीन तुम भी कर लिया करो। एक तो कद छोटा है, ऊपर से चेहरा अपनी उम्र से भी बड़ा लगने लगा है। भाभी के साथ साथ भाई को भी 19 में नुक्स नजर आते थे। बर्तन धोने के बाद ही वह अपने कमरे में गई। आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। शहजादी है मेरी बेटी, वलिदा के इस जुमले ने जैसे उसके दिल को तड़पाया था। आंखों से आंसू टप टप गिरे थे। नहीं अम्मी, अब आपकी बेटी शहजादी नहीं है। आपने सिर्फ ममता की नज़र से मुझे देखा था, इसलिए मैं आपको शहजादी लगती थी। जरा दुनिया की नज़र से देखा होता तो पता चलता। बहुत ऐब है आपकी बेटी में। अपने हाथ की पुश्त से उसने अपने आंसू साफ किए, फेस वॉश से चेहरा धोया, कपड़े तब्दील किए, अपने बालों को खोल के ब्रश किया, हल्का सा मेकअप कर लिया।
जानती थी ना उसकी डिग्री काम आएगी और ना ही उसका सलीका। बस देखने वालों को उसका छोटा कद नजर आएगा और बढ़ती उम्र के आसार जो कि शायद उसके चेहरे पर चिपक गए हैं, जो ना तो उसकी दोस्तों को नजर आते हैं और ना ही उसे जो उनाइस को पसंद करते हैं, खासतौर पर उसके स्टूडेंट। यह बढ़ती उम्र के आसार सिर्फ रिश्ता देखने वालों को ही नजर आते हैं और कई गुना ज्यादा नजर आते हैं। बहरहाल 30 साल की तो वह हो चुकी थी, इसमें तो कोई शक नहीं था, बल्कि अब तो 31 की होने वाली थी। पिछले 5 साल से रिश्तों को देखा जा रहा था, मगर खा पी के नाक मुंह चढ़ाते हुए वह यह कहकर चले जाते थे कि लड़की का कद बहुत छोटा है, हमारे बेटे की हाइट बहुत अच्छी है। जिस नौजवान का कद मुनासिब होता तो उसे और कोई ना कोई बात बुरी लग जाती। बहरहाल तैयार होके किसी शोपीस की तरह उसे एक आटा से गुजरना था। हाथ में उसने 2-4 टिश्यू तय करके पकड़ लिए, क्योंकि अब जब भी कोई रिश्ता देखने आता था उनाइस को लगता था कि कोई मुसीबत है जहां से उसे गुजरना है। लोगों के सवालों पर वह नर्वस हो जाती थी। हालांकि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन एतमाद जीरो हो चुका था, क्योंकि लोग उसकी पढ़ाई को कोई अहमियत नहीं देते थे। किसी ने यह नहीं सराहा था स्कॉलरशिप में MBA किया है उसने। सबको बस उसका छोटा कद नजर आता था। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, वह बार बार अपनी उंगली चटक रही थी। तभी आपदा उसके कमरे में आई। हैट हुए, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में बस एक ही कमरा था और छोटा सा लाउंज था। वो अकेले ही ऊपर रहती थी, किसी अजनबी की तरह। हाय हाय, पता भी है तुम्हीं की सीढ़ी चढ़ के मेरा सांस दम हो जाता है। मोहतरमा नीचे तशरीफ ले आओ। आ गए हैं लड़के वाले। एक तो तुम्हारी आराम परस्ती से मी सख्तिका होती हूँ। चुपचाप उनाइस नीचे उतरी, लेकिन मेहमानों के सामने जाते जाते उसके चेहरे पर अच्छी खासी बदहवासी छा चुकी थी। अंदर से बहुत चाहत के एतमाद से बात करें, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था। सामने बैठी हुई मोटी मोटी कावटिना उसे यूं देख रही थी जैसे आंखें झपकना मुश्किल हो, या जैसे कोई कुर्बानी का बकरा देखता है। दंत पूरे हैं कि नहीं, कहीं चोट और जख्म का निशान तो नहीं। जैसे ही वह सलाम करके सामने सोफे पर बैठी तो कावटिना के सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। एक औरत जो कि गलीबना लड़के की मां थी, उससे सवाल जवाब करने लगी। कितनी तालीम है, क्या पकाना आता है, कुकिंग आती है कि नहीं, सिलाई कर लेती हो या नहीं। साथ बैठी उसकी बहन उसे सर से पैर तक देख रही थी। ओहो, इतनी लंबी हील क्यों पहनी है आपने, खातून के साथ बैठी हुई लड़की ने सवाल किया। उनाइस बुरी तरह से घबराई। वो मुझे आदत है, लग रहा था गले में बहुत सी गिरें पड़ चुकी हैं। अरे आप यह कबाब लेना, मैंने अपने हाथों से बनाया है, सब लोग मेरे कबाब की बहुत तारीफ करते हैं। आपदा ने फौरन से बात को बदला और कबाब की प्लेट पकड़ के मेहमानों की प्लेटों में डालने लगी। वो हम ले लेंगे, जरा लड़की से तो बात कर लीं। खातून काफ़ी तेज थी, बहरहाल काई पाई की चीज़ों से खूब इंसाफ करके इनकार करके जा चुकी थी कि लड़की का कद छोटा है। उनके जाने के बाद उनाइस ने एजाज से कहा, भाई क्या मेरी 2 रोटियां बहुत भारी हैं आप पे। कब से समझा रही हूँ कि नहीं करनी मुझे शादी, खुदा के लिए किसी को मत बुलवाया करें। इससे पहले कि एजाज जवाब देता आपदा बोल पड़ी, हाय हाय, क्यों ना करें तुम्हारी शादी बीबी, क्या हमें अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना, तुम्हारा भाई बस तुम्हारे ही खर्चे पूरे करता रहे। उनाइस इस बार चिल्ला के बोली, मेरे कौन से खर्चे उठाते हैं भाई, मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने खर्चे खुद उठाना जानती हूँ। बस यही एहसान है ना आप लोगों का कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। तो ठीक है, इतनी ही बोझ लग रही हूँ तो मैं किसी हॉस्टल में रहना शुरू कर देती हूँ। जब उनाइस की बर्दाश्त से बाहर होता था तो वह फट पड़ती थी, वरना ज्यादातर वह चुप ही रहती थी। हाय हाय हाय, जुबान सुन रहे हो अपनी बहन की, अरे यह एहसान फरामोश किस्म की लड़की है। सुबह से मैं वाके खाने में जल के खाक हो गई, ताकि हो सकता है खा पी के ही कोई इसे पसंद कर ले कि चलो हमारे सामने 4 चीजें जो रखी हैं और देख रहे हैं आप, यह इज्जत है मेरी। आपदा ने टस बहाने शुरू किए। एजाज अपना सर पकड़ के बैठ गया। तुम दोनों चुप होगी या मैं बाहर जाकर दफा हो जाऊं, मेरा तो जी चाहता है छत से कूद के अपनी जान दे दूं। जब देखो तुम दोनों की बहस होती रहती है। अरे घर में इंसान सुकून लेने आता है, पहले कम जिम्मेदारी है मेरी इस महंगाई के दौर में। किसी के आगे टेबल सजाना आसान बात नहीं होती, 1000 रुपये के खर्चे हो जाते हैं। एक तो काम कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से तुम लोगों के फसाद तौबा है। हाँ हाँ, मेरी बात तो तुम्हें फसाद ही लगेगी। अरे जो कुछ मैं कर रही हूँ वह किसी को नजर नहीं आता। आपदा की जो जुबान चलनी शुरू हुई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तंग आकर उनाइस ने आपदा के सामने हाथ जोड़े। बस कर दी भाभी, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने तो नहीं कहा कि वो लोग आए और मेरा मजाक उड़ा के चलते बने। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। मेरा कद मेरे इख्तियार में तो नहीं था, होता तो 7 फुट लंबा कर लेती। ऐसा करें, मेरा रिश्ता देखना छोड़ दी। मैं जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ मुझे गुजारने दी। 2-4 टसंस और पकड़ लेती हूँ ताकि आपको मेरा बोझ बोझ ना लगे। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ यहाँ रहने पे। माँ बाप नहीं है मेरे, वरना बा खुदा आप पर यह बोझ भी ना डालती। पुलिस रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बेड पे लेट के फूट फूट के रोई। फिर ईशा की नमाज पढ़ी। जाए नमाज में भी रोने लगी। या अल्लाह, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? जैसे मेरे माँ बाप को अपने पास बुला लिया, मुझे भी बुला लेता तो अच्छा था। यह दुनिया बहुत बुरी है। खुदा के लिए मुझे इस तकलीफ से आज़ादी दे दे। मैं थक चुकी हूँ, नयाज़ेट मरीज बनती जा रही हूँ। मेरा सारा एतमाद खत्म हो चुका है। क्या मैंने खुद को बनाया है? नहीं ना, तूने बनाया है ना। तो तेरी बनाई हुई चीज़ पे देख ले, तेरे ही बंदे कितने ऐब निकालते हैं। रो धो के अपना दिल हल्का करके वह सो चुकी थी। सुबह स्कूल पढ़ाने गई तो स्टाफ रूम में दूसरी टीचर्स भी थी। एक टीचर मिठाई लेके आई थी। उनाइस, मेरा रिश्ता तय हो गया, लो मिठाई खाओ। उनाइस मुस्कुरा भी नहीं पाई। बहुत बहुत मुबारक हो। बस मिठाई का छोटा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में ले लिया। हम सब ही तुम्हारी उम्र के हैं और खैर से हम सब की शादियां हो चुकी हैं। तुम भी ऐसी कोई मिठाई खिला दो। अब्बा ने तंज किया, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उनाइस की ही उम्र की थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह बातें तो शायद उसकी तकदीर में लिखी गई थी। अंबर कहने लगी, मैं तो कहती हूँ खुद ही लड़के को पसंद कर लो। अरे आजकल कोई बुरा नहीं मनाता। रिश्ता देखने आने वाले तो जीना हराम कर देते हैं। अब मुझे देखो, मैंने भी अपने पड़ोस में से एक लड़के को फंसा लिया। यकीन मानो उसकी मां का मुंह सूजा पड़ा था जब मेरा रिश्ता मांगने आई। लेकिन जाहिर सी बात है, लड़के की जिद थी कि शादी तो इसी से करूंगा, इसलिए रिश्ता पक्का करके गई है। पुलिस ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, इसलिए बड़ा अजीब लग रहा था। क्या वाकई ऐसे रिश्ता तय हो सकता है? मेरी जान मेरी भाभी से छूट सकती है। उसने तो यूनिवर्सिटी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, हमेशा अपनी नज़रों की अपने आप हिफाजत की थी। पाआना कहने लगी, यार तुम सादा मत रहा करो। अरे फैशनेबल कपड़े पहना करो। आजकल लड़के फैशनेबल लड़कियों को पसंद करते हैं। रुबीना कहने लगी, मैं तो कहती हूँ खानदान के किसी लड़के को फंसा लो। खानदान तो फिर खानदान होता है, अपने फिर अपने होते हैं, कहीं ना कहीं लिहाज कर जाते हैं। अरे यह जो गैर होते हैं ना, बड़े नुक्स निकालते हैं। तौबा है भाई, मैंने भी अपने ककड़ कजिन को फंसाया था। झट मन्नी चट ब्याह भी हो गया। सब अपने अपने मसवा दे रही थी, अपने अपने टबटा शेयर कर रही थी। लेकिन उनाइस को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। आज तक कभी उसने किसी भी लड़के को मज़ाक करने की कोशिश नहीं की थी। शुरू से वलिद ने यही टाबेटा की थी कि बेटा गैर महरम को देखना मना है, गुनाह है। इसलिए यूनिवर्सिटी में भी नजरें झुकाए बैठी रहती थी। कोई बहुत जरूरी काम होता तो किसी लड़के से बात करती, वरना दुपट्टा सर पर लिए अलग होकर बैठे रहती। लड़के भी कभी कभार उसके पास से गुजरकर उसे कमेंट पास कर जाते, यह लड़की तो हमारी पूरी क्लास में बहन जी टाइप की है। देख के कोई फीलिंग ही नहीं होती, बस बहन कहने को दिल चाहता है। यह बात दूसरी लड़कियां सुनकर उनाइस पर हंसती थी। उसकी क्लास की कई लड़कियों ने क्लास के ही लड़कों के साथ दोस्ती लगा के रिश्ते तक पक्के करवा लिए थे। उन्हीं में से एक की वलिद ने तो साफ इनकार कर दिया था कि मेरे इकलौते बेटे हो तुम और यह लड़की बड़ी तेज है, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करूंगी। लेकिन लड़के ने तो तूफान खड़ा कर दिया, मुंह को ही हार माननी पड़ी। उनाइस यह सोचती थी कि पता नहीं लड़कियां यह सब कैसे कर लेती हैं। बहरहाल उन्हीं दिनों उनके खानदान में एक शादी आ गई जो दूसरे शहर में थी। कई सालों बाद वह भाई भाभी के साथ पिंडी से लाहौर गई। वह भाभी की खाला के बेटे की शादी थी। उसका छोटा भाई उनाइस को देख के स्माइल पास कर रहा था। पहली बार दिल बड़ी जोर से धड़का। ऐसा एक बार नहीं हुआ। शादी के सभी फंक्शंस के दौरान गाहे बगाहे जब भी उनाइस की नज़र अमिया पर पड़ती वह उसे मुस्कुरा के देखता। फिर उसे अपनी दोस्तों की बातें याद आने लगी कि मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देना चाहिए ताकि लड़के की जुर्रत तो बढ़े, वो इजहार मोहब्बत करें। उनाइस ने भी यही किया। जब वह मुस्कुरा के देखता आगे से उनीस भी मुस्कुराने लगती, लेकिन दिल बड़ी जोर से धड़कता क्योंकि यह काम पहले कभी नहीं किया था।
अंदर ही अंदर जमीर की मलामत शुरू हो जाती कि गैर महरम को देख के यूं हंसना मुस्कुराना अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल कई बार अमिया ने उनाइस से बातचीत की भी कोशिश की, वह भी उसे जवाब देने लगी। एक दूसरे की फेसबुक पर वह कमेंट कर दिया करते, लेकिन इससे ज़्यादा सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। आपदा कहने लगी, एजाज मैं तो कहती हूँ छोड़ो अच्छे और ख़ानदानी रिश्तों को। अरे कोई छोटा मोटा रिश्ता देख के इसको आगे रुखसत करने की करो। क्या करूँ मैं, कहाँ से लम रिश्ता, जो आता है इनकार करके चला जाता है। जानती हो रिश्ते वाले को जब मैंने कहा कि कोई और अच्छा रिश्ता दिखाओ तो उसने मुझसे क्या कहा, कहता है दूसरी शादी वाले रिश्ते रह गए। अब अगर आपकी बहन का इरादा हो तो बता दे। यह सुनकर आपदा चुप सी हो गई। वैसे कह तो सही रहा है। अरे तुम्हारी बहन की उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, यह भी तो देखो। यह सुनकर एजाज ने गुस्से से आपदा की तरफ देखा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अरे पता है लोग कितनी बातें बनाएंगे कि माँ बाप सर पर नहीं थे इसलिए बहन को किसी के साथ ब्याह दिया। जीना दो भर कर देंगे मेरा। तुम तो आपदा चुप ही रहा करो। एजाज ने इस बार सख्त लहजे में बात की थी। मुझे क्या लगे, संभालना तो तुम ही ने है, संभालो सारी जिंदगी। उनाइस तो वैसे भी पक्का इरादा कर चुकी है कि तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। कहती है शादी ही नहीं करनी। देखो जी मेरी भी बेटी बड़ी हो रही है, ऊपर का पूरा पोर्शन तुम्हारी बहन ने संभाल रखा है। मैंने अपनी बेटी को अलग कमरा देना है, उसे चलता करो तो मैं ऊपर का कमरा अपनी बेटी के लिए तैयार करवाऊं। कब तक उसे संभालते रहोगे? एजाज जो अपने हिसाब किताब में मसापा था, किताब बंद करके उसने साइड टेबल पर पटक के रख दी। क्या करूं मैं, गला दबा के मार डालूं या उसे धक्के मार के घर से निकाल दूं ताकि खानदान वाले मेरा मुंह काला करते रहे। अरे क्या चाहती हो तुम? बच्चे अभी छोटे हैं, बेटी अभी तुम्हारी 6 साल की है और तुम्हें फिक्र लगी हुई है उसका कमरा अलग करने की। तौबा है, तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगी। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी बातें सुना सुना के। यह सुनना था कि टप टप आंसू आपदा की आंखों से गिरने लगे। हाँ मैं तो तुम्हें जहर ही लगती हूँ। बिठाए रखो अपनी बहन को अपने सर पर मैं कह देती हूँ अगर चंद माह में उसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ तो दूसरी शादी के काबिज़मंद लोगों से राब्ता कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहन हमें तो आपकी नंद बहुत पसंद आई है, लेकिन देखी शादी लड़का लड़की की होनी है और हमारे इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त है कि एक नज़र लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं अपने बेटे को ले आऊं। जुबैदा बेगम ने उनाइस को बस एक नज़र देखा था, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, लेकिन यह सुनना कि लड़का खुद देखेगा उनाइस की जान पर बनी थी। जो आज तक वह लड़के की बहन और मुँह को पसंद नहीं आई तो लड़के को क्या खाक पसंद आएगी। कितने लड़के भी अपने वलिदैना के साथ आकर उसे देख चुके थे और जिस तरह से उसे देख के मुंह बनाते थे लगता था दिल छुरी से कटता है और फिर वह दोबारा वह आटा नहीं सहना चाहती थी इसलिए उठ के चली गई। यह बात एजाज ने भी महसूस की और जुबैदा बेगम ने भी कि लड़की खुद ही से उठकर जा चुकी है। आपदा कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, आप जब मुनासिब समझे लें। एजाज बेगम जुबैदा बेगम के जाने के बाद जब उनाइस के कमरे में आया तो वह रो रही थी। अब किस बात का रोना डाल रखा है तुमने? एक तो पहले ही तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म होती जा रही है, उस पर रो रो के तुमने अपने चेहरे का और बेड़ा गर्क कर लेना है। क्यों रो रही हो तुम? वह उठ के बैठ गई। भाई मैं मजीद टालिल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह लड़का आएगा, मुझे देखेगा, 100 नुक्स निकालेगा और चला जाएगा। आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? मेरी जान बकास दे, नहीं करनी मुझे शादी। मैं यह आटा पिछले 5 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, ऐसे करें मुझे जहर दे दे। एजाज कहने लगा, ऐसे करो मुझे दे दो, देखो कुछ नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ तो करना है ना। लड़के की मुँह का ज़्यादा मसला होता है और वह तुम्हें पसंद कर चुकी है। देखो कल तक रो रो के अपने चेहरे का बेड़ा गर्क ना कर लेना। जाओ जाके मुंह धो। उनाइस को समझाने के बाद जब एजाज नीचे आया तो आपदा कहने लगी, मुझे तो लगता है लड़का देखते ही इनकार कर देगा। मैंने लड़के की तस्वीर देखी है, काफ़ी खूबसूरत है, एकदम हीरो लगता है। और अपनी बहन को देखा है, बड़े मुनासिब सूरत वाले लड़कों के घर आने वाले भी इनकार कर गए। और यह तो वैसे भी अच्छा खासा हैंडसम है। और सच पूछे मुझे तो उनाइस से काफ़ी कम उम्र लगता है। एजाज को तकलीफ तो बहुत होती थी क्योंकि उनाइस उसकी बहन थी। उसका कोई ऐब निकालता था तो तकलीफ तो होती थी, लेकिन दुनिया की नज़रों से जिस तरह से उसकी बहन को देखा था वह भी देखने पर मजबूर हो गया था। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, अच्छे की उम्मीद रखो।
जानती हो टाउधा में रो रो के दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह करे मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे इंसान से हो जाए। अगले रोज आम जुबैदा बेगम के साथ ही आया था। उसके वालिद भी साथ थे। 2 बहनें भी थी। 5 बहनों का वह इकलौता भाई था। यह सोचता के ही उनाइस की जान निकल रही थी कि अगर उसकी बहनों ने इनकार कर दिया या लड़के ने नाक मुंह चिढ़ाया तो वह क्या करेगी। चाय पीने के बाद जुबैदा बेगम ने ही कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो उनाइस को बस 2 मिनट के लिए बुला लें ताकि दोनों एक दूसरे को देख लें। उनाइस अपनी भाभी के कमरे में बैठी बेड की चादर को मटकाइयों में दबोचे बैठी थी। टायाउस बुरी तरह से चल रहा था। माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। जब आपदा ने कहा चलो भाई जाके बैठो, अल्लाह करे यह लोग हं कर दे। उनाइस घबराते हुए अंदर दाखिल हुई। सामने नजर आम पर पड़ी। लड़का अच्छा खासा हैंडसम था। दिल बुझ के रह गया। उसे तो दाढ़ी वाले संवली रंगत वाले लड़के भी मना करके जा चुके थे, और यह तो बहुत गुड लुकिंग था। बड़ी खामोशी से वह बुझे दिल के साथ बैठ गई। जुबैदा बेगम ने कोहनी मार के आम को इशारा किया और आम जो निगाहें झुकाए बैठा था। बस एक नज़र उसने उनाइस पर डाली और दूसरी नज़र झुका ली। हम बताओ बेटा, कान के करीब जाकर जुबैदा बेगम ने पूछा। अम्मी अगर आपको पसंद है तो ठीक है। आम ने मखसिया सा जवाब दिया, मैं तो तुम्हें पहले कह चुकी हूँ कि मुझे पसंद है, लेकिन बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है। जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह सुनकर उनाइस की बास्ता नज़र दोबारा उस पर उठी। इत्तेफाक था कि वह उसी को देख रहा था। नज़रों के टसडम पर वह बुरी तरह से गड़बड़ा के रह गई और उठकर चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा खासा हैंडसम नौजवान मुझे कैसे पसंद कर सकता है? उनाइस अभी भी बेकिना थी। लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है झूठ है, गलत है या कोई ख्वाब है। लड़के की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी। उसे तो लगता था कि देखते ही खड़ा होगा और गुस्से से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसने ऐतराज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? पुलिस को इस बात पर हैरत थी। हो सकता है बहनों और मां के दबाव में हो। यह जो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है ना, यह अपने माँ बाप और बहनों के दबाव में होता है। पता नहीं कल को मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। यहाँ एक नंद हो तो जीना हराम कर देते हैं, और इधर तो 5 है। एक के बाद एक वस्फ उनाइस की जान ले रहा था। 2 दिन के बाद जुबैदा बेगम अपने शौहर और बेटी और दामाद के साथ आई। 5 बेटियां थी लेकिन सभी शादीशुदा थी। आम सबसे छोटा था। रिश्ता पक्का होने की मिठाई वो लोग ले आए थे। अपने हाथ से जुबैदा बेगम ने उनाइस को मिठाई खिलाई, लेकिन वह अभी भी घबरा रही थी क्योंकि आपदा ने उसकी उम्र कम बताई थी। कहा था कि मेरी ननंद तो अभी अभी 26 साल की हुई है, और यह बात अंदर ही अंदर उनाइस को परेशान कर रही थी। हालांकि उसने कहा भी था कि भाभी आपने मेरी उम्र कम क्यों बताई है। अरे तुम चुप रहो, अगर तुम्हारी सही उम्र बताती तो रिश्ता ही नहीं होता और तुम भी अपना मुंह बंद रखना। मुझे तो लड़का 25 से ऊपर का लगता ही नहीं है। आपदा ने साफ कहा था और सच भी यही था। लेकिन फिर भी भाभी बाद में पता चलेगा तो मसला तो मेरे लिए होगा। आप सच बता देती। देखो बहन, अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेहतर है। अगर सच बताऊंगी तो रिश्ता नहीं होगा। शादी हो जाने दो, शादी के बाद देखा जाएगा। आपदा ने तो जैसे जान छुड़ाई, भाभी आगे क्या देखा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी बातें छुपती तो नहीं है। कल को अगर पता चल गया और इस बात पे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। उनाइस की तो जैसे जान पे बनी हुई थी। अरे नहीं पता चलता। तुम्हारे भाई कह रहे थे शनाख्ती कार्ड से तारीख पैदाइश में कुछ अड्डोबदल करवा देंगे। नाडा में उनके जानने वाले हैं। कुछ पता नहीं चलेगा। भाभी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा पूरा रिकॉर्ड है। कहाँ कहाँ से शनाख्ती कार्ड की तारीखें बदलविंग। मैंने किस सन में क्या पढ़ा है, क्या नहीं है, सब कुछ तो दर्ज है। अरे भाई तो तुमने अचार डालना है अपने डॉक्यूमेंट्स का। अपनी डिग्रियों का क्या करना है तुमने। देखो मेरी बात सुनो, घर पे छोड़ के जाओ अपने सालों की डिग्री। उसको दिखाना ही मत। जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो फिर वह भी मजबूर हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। आपदा ने जो हल निकाला था, उनाइस उस पर बेहद परेशान थी। लग रहा था कि किसी भी टाइम इनकार हो जाएगा। मिठाई खाते हुए भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट वो चेहरे पर ला पाई। जुबैदा बेगम कहने लगी, बेटा क्या बात है, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। नहीं आंटी कुछ नहीं। कुछ देर बाद आपदा और उनाइस की नंद कमरे से बाहर गई। कमरे में सिर्फ जुबैदा बेगम थी या फिर उनाइस, इसलिए उसने झिझकते हुए बात शुरू की। आंटी मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे हम बेटा बोलो क्या बात है। देखिए आपके बेटे की उम्र 25 है और मेरी उम्र कुछ ज़्यादा है। उनाइस ने अपनी सही उम्र नहीं बताई थी। हाँ
तुम्हारी भाभी ने बताया था कि तुम 26 साल की हो। 1 साल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि उनाइस और कोई बात करती आपदा कमरे में वापस आ चुकी थी, इसलिए वह चुप हो गई। शादी की तारीख तक पक्की हो गई थी। जुबैदा बेगम कई बार कह चुकी थी कि मैं तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन उनाइस की जान पे बन जाती थी। साफ इनकार कर देती थी कि नहीं, मुझे यह सब नहीं पसंद। अंदर ही अंदर इस बात का भी डर था कि कहीं बटूम बटूम में आम को उसकी उम्र का अंदाजा ना हो जाए, क्योंकि एजाज भी कह चुका था कि लड़के से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो चाहता हूँ यह 2 महीने जल्द जल्द गुजरे और शादी कायम कहेटा से हो जाए। जैसे जैसे शादी के दिन आगे बढ़ रहे थे, उनाइस की बेचैनी हुआ पर थी। भाई, आपने शनाख्ती कार्ड ठीक करवाया कि नहीं? वो परेशान थी। अरे हम बोला है अपने दोस्त को, हो जाएगा। फिलहाल तुम लिस्ट बना के दो कि तुम्हारा कौन कौन सा सामान है। कुछ तो अम्मा ने पेटी में तुम्हारा बना के रखा था, जो कमी रह गई है वह बता दो। ऐसा करो, अपनी भाभी के साथ लिस्ट तैयार कर लो। दिन हवा की तरह उड़ने लगे। ना तो शनाख्ती कार्ड तब्दील हुआ और ना ही एजाज को इतनी फुर्सत मिली। उनाइस बेहद परेशान थी। एक तो उसका मंगेतर उससे 5 से 6 साल छोटा था। वो अपने कमरे में बैठी थी। अब नहीं, क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो? अब तो हो गया तुम्हारा रिश्ता। 15 दिन रह गए तुम्हारी शादी को। भाभी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। आप जानती ही पूरे 5-6 साल छोटा है मुझसे। मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है। उसकी उम्र के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं शायद उसका वैसे लिहाज ना कर पम जैसे कि शौहर का करना चाहिए। खुद सोम क्या इतना छोटा भी शौहर होता है? मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और ना ही पैदा हो रही है। पता नहीं आपने उन लोगों को क्यों नहीं बताया। शायद आप बताती तो वो लोग इनकार कर देते। आपदा ने गहरी सांस ली। बस अब तुम यही सोचती रहना, शौहर शौहर होता है, समझी ना? यह कहकर वह उसके कमरे से बाहर जा चुकी थी। शादी का दिन भी आन पहुंचा। बारात भी आ गई। निकाह के वक्त एजाज ने यह किया कि कहने लगा कि बहन का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, इसलिए आप 26 साल उम्र लिख दी। मौलाना साहब ने लिख दी। शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिख दिया। लेकिन इबू कबूल करते हुए भी उनाइस की जान पर बनी हुई थी। बहुत कापाड़ थी। आने वाली जिंदगी से उसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ता तय हुआ था, और यह झूठ पता नहीं उसे कब महंगा पड़ जाता। निकाह के बाद जब उसकी कईम और दोस्त उसे स्टेज तक ले गई तो आटामना खड़ा हुआ। करीब आकर उसका हाथ थामा, उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी। जैसे ही उसके पास बैठा उनाइस का दिल बड़ी ओआ से धड़क रहा था। तस्वीरें खींचने लगी। दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई। काफी कास्मा किस्म का नौजवान था। दूध पिलाई की रस्म पर काफी मजाक भी कर रहा था। दूल्हा भाई, बस जल्दी से 20,000 दे दे। उसकी कौम ने पैसे मांगे। आपदा भी पीसेस थी। अरे भाई, मैं तो अपनी बेगम से पूछे बगैर चलता भी नहीं हूँ। मेरी बेगम जितने पैसे कहेगी मैं दे दूंगा। आप पूछ लें, क्यों उनाइस कितने पैसे देने चाहिए? बड़ी बिनलुपाई से ने उनाइस का हाथ पकड़ के पूछा था। वो बुरी तरह से घबराई। जो आपको बेहतर लगे, धीरे से बोला। क्या? मुझे आवाज नहीं आई। कुछ कहा तुमने? क्या कहा है? पहले ही उनाइस के गले में गिरी पड़ रही थी। आवाज तो हलक से वैसे ही नहीं निकल रही थी। उस पे सबके सामने वह कह चुका था कि ऊंचा बोलो। उनाइस ने